नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल सीता हरण। आज इस नावल की 6ठी किस्त। दूसरे रोज उन लोगों का काफिला खैरपुर शहर से गुजर रहा था। सड़क के दोनों जानिब पुरानी ईंटों की उदास इमारतें थीं, जिनकी मेहराबों के नीचे बूढ़े बावकार दराज रेश मुसलमान सिंधी बातें कर रहे थे। ये लोग बात बात पर हाथ जोड़ते थे और धीमी धीमी आवाज़ और सोते सोते मौसीकी रेज लहजे में गुफ्तगू करते थे। बड़ी अजीब, उदास, नरम, धीमी धीमी तहजीब थी, जो इरफान ने इस मुल्क में 9 साल तक रह चुकने के बावजूद अब तक नहीं देखी थी। कमाल है। अदालत के सामने गेयर बदलते हुए उसने सीता से कहा, वाकई अजीब सी बात है कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूं और तुम गैर मुल्की हो। लेकिन मुझे अब इस सूरत हाल की आदत पड़ चुकी है। पिछली मर्तबा जब मैं न्यूयॉर्क से जमील के साथ हिंदुस्तान आई थी तो मंजली खाला अपने भांजे से मिलने के लिए कराची से फैज़ाबाद आ गई थी और उन्होंने मुझे सारे लखनऊ की सैर कराई थी और तुलसीपुर और चांदपुर की पुरानी रीत रस्मों से रूशनास कराया था। मगर फैज़ाबाद से लखनऊ पहुंचते ही मुझे एक गैर मुल्की की हैसियत से उनको पुलिस स्टेशन में अपनी आमद और उसके बाद रवानगी की इत्तला दर्ज करवाना पड़ी थी। सिंध के शहरों में हर तरफ उदासी और बेरंगी और रेत और धूल थी। अंग्रेजी अहद की यादगार जिलों की इमारतें सिविल लाइंस की गर्द आलूद सड़कों के किनारे खामोश खड़ी थीं। अंग्रेज सारे बर्रे सगीर में पेशावर से लेकर मद्रास तक और बिहार से लेकर सिंध तक अजला के तर्ज तामीर और माहौल और मसाइल का यकसां पैटर्न बनाकर जा चुके थे। वही कचहरियाँ, वही बागात, वही डाक बंगले, वही रेल स्टेशनों के कोलतार से लिपे ऊंची डॉट वाले वेटिंग रूम और उनका यकसां भद्दा फर्नीचर। सखर का ये सर्किट हाउस जिसमें वो सब अभी आकर उतरे थे, बुलंदशहर या बिलासपुर गया किसी जगह से भी उठाकर रखा जा सकता था। वही खानसामा था जिसे लपकते हुए सामने आकर बड़े साहब को सलाम करने के बाद पूछा था कि छोटा हाजिरी किस वक्त खाएंगे। उसका नाम या रसूल बख्श था या गुरबचन। माली का नाम चिरागदीन था या राम खिलावन। मगर दुनिया तब्दील हो चुकी थी, इंसान बदल गए थे। क्या वाकई इंसान बदल गए थे? इस सवाल का जवाब दयानत से देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मैं साध बेला जाऊंगी। मैं वहां हमेशा सालाना मेले में जाती थी। खूब म्यूजिक कंपटीशन होते थे, सीता ने दोहराया। शाम के वक्त लॉन्च में बैठकर वो दरिया अबूर करने लगे और दूर सात बेला का टापू बड़े जहाज की तरह लहरों के वसत में खड़ा था। किनारे पहुंचकर वो सीढ़ियां चढ़े। किनारे में बड़ा सा पवेलियन था जिसकी दीवारों पर कबीर की बानियां मुनक्कश थीं। टीलों पर इमारतें सुनसान पड़ी भाएं भाएं कर रही थीं। छोटे बड़े मंदिर और शिवालय, लड़कों का हॉस्टल, क्लब हाउस। सीता इरफान को साथ लिए चारों तरफ घूमती फिरी। पार्टी के दूसरे लोग थक कर नीचे एक बेंच पर बैठ चुके थे। मुझे भाभी जान पर बड़ा तरस आता है।
सीता को टीले पर एक अंधेरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते देखकर नादिर ने आहिस्ता से कहा, मंदिरों की दीवारों पर अजीब अजीब खौफनाक और मज़हका खेज शक्लों वाली मूर्तियों के नीचे पेंसिल से उर्दू में तरह तरह के जुमले लिखे हुए थे। देवी माँ, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, मुझ पर अपनी दया रखना। 12 नवंबर 1947। भगवान, मैं आज तुम्हारा शरण छोड़कर इंडिया भाग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। 15 सितंबर 1947। माता, मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, अब कभी प्रसाद न चढ़ा सकूँगा, मेरे बच्चों पर दया करती रहना। 19 नवंबर 1947। सीता और इरफान ढूंढ ढूंढ कर उन दर्दनाक जुमलों को पढ़ते फिरे, यहाँ तक कि सूरज मेहरान की लहरों में डूब गया। दूसरे टीले पर बरगद के नीचे एक और तारीख मंदिर था। दूसरे टीले पर बरगद के नीचे एक और तारीख मंदिर था। अंदर घुप अंधेरे में रेशमी कपड़ों में मलबूस राधा की कद्दे आदम मूर्ति औंधी पड़ी थी। इरफान को बड़ी वहशत हुई। अब बाहर चलो, उसने जल्दी से कहा। नीचे उतरकर क्लब हाउस की मरमरी सीढ़ी पर बैठते हुए सीता ने यकलख्त उससे पूछा, ये जगह भूतों का शहर नहीं है? मेरी दादी मुझसे अक्सर कहा करती थी, आज मैंने तेरे लिए बड़ा अच्छा सपना देखा। रात किसी गोसाई की नेक आत्मा घर के ऊपर से गुजरी होगी। आज मैंने बड़ा बुरा सपना देखा, किसी मोची की बदरू पिछवाड़े से गुजरी होगी। उनका कहना था कि बाज बदरुएं बच्चों की शक्ल में निकलती हैं और उनके हाथों में 4-4 उंगलियां होती हैं, और बदरुएं हवा में चरागों की तरह भी उड़ती हैं। उधर देखिए, कहीं हवा में चिराग जल रहे हैं। साध बेला मेरी सारी कौम का कब्रिस्तान है। वो उठकर दूसरी सीढ़ी पर जा बैठी। कैसा अंधेरा है! इस अंधेरे में मेरी सारी आरजुएं, सारे आदर्श, सारे पछतावे अज्ञा भताल की तरह जगमगाते हैं। अभी मैंने आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगा जैसे भैरव की सवारी का कुत्ता लकड़ बग्घे पर सवार होकर कब्रिस्तानों की तरफ जाने वाली चुड़ैलें, हजारों वर्ष की मरी हुई रूहें, उन सब ने मिलकर मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। उसने सहम कर इरफान का हाथ थाम लिया। हमारे यहाँ एक बड़ी डरावनी रस्म थी। उसने चंद लम्हों के बाद फिर कहना शुरू किया कि अगर कोई आदमी कुंवारा मर जाए तो उसे सुर्ख कपड़ों में लपेट कर शमशान ले जाते थे और जोर जोर से ढोल बजाया जाता था, गोया मौत के साथ साथ उसका ब्याह भी हो गया। ये सामने जो सिंध बह रहा है, हमारे लोगों का अकीदा था कि उसके पश्चिम में जहाँ चांद डूबता है मौत का देश है, और हर सिंधी जो मरता है उस गौ माता पर जो उसने जिंदगी में ब्राह्मणों को दान की, उसकी दुम से चिमटा हुआ उस दरिया पर से गुजर जाएगा। भादों की पूरनमाशी में उसकी आत्मा उस नाव पर सवार होकर वापस आती है जो उसके घर वाले पूरनमाशी से 2 रोज पहले सिंध दरिया में छोड़ देते हैं। चैत के महीने में बड़ा भारी मेला होता था। दरअसल हमारा सबसे बड़ा
खुदा यही दरिया था, क्योंकि रेगिस्तान में बहता था। जिस तरह प्राचीन मिस्र वाले नील को देवता मानते थे, इसी सक्कर में मछली की पीठ पर सवार दरिया देवता का मंदिर था। उसी को मुसलमान दरिया पीर और ख्वाजा खिदर कहते हैं। जुनूबी पंजाब के हिंदू इसे दरिया साहब कहते थे। जरा सोचिए कितने फैसिनेटिंग अकीदे थे। नाग देवता के लिए तय था कि वो ठट के आगे सिंध के किनारे रहता है। उस रात वो शिखर बैराज पर खड़ी देर तक सिंध दरिया की कहानी सुनाती रही और फिर यकलख्त खामोश हो गई। उस वक्त इरफान ने देखा कि वो उस अजीम शान और बात जबरत बंद की मुंडेर पर झुकी बेहद अकेली, बेहद कमजोर और बेहद अजनबी लग रही थी। मेहरान की समुंदर ऐसी मौजों में घिरी, मीलों लंबे पुल की रोशनी की झिलमिलाहट और सदियों तक फैले हुए सहरा की वसत में खोई हुई बेचारी लड़की। नीचे सिंध चांदनी में लहरें मार रहा था। दोनों किनारों पर रोहड़ी और शक्कर की रोशनियां जगमगा रही थीं। पुल पर मोटरों और तांगों और बसों और साइकिल सवारों के रेले गुजर रहे थे। नवंबर 1957 की सिंध की ये दुनिया मुख्तलिफ थी। इस कदर मुख्तलिफ कि इसमें करोल बाग से दिल्ली से आई हुई सीता मिर्चंदानी के लिए कोई यगानगत नहीं हो सकती थी। सिंध से निकलते हुए नादिर ने उसे कहा, चलिए भाभीजान, आपके सिंध की भी खूब सैर कर ली। इरफान भाई तो आपके पीर अल्लाह बख्श जमाली की जियारत भी कराए। सिंध न मेरा है न पीर अल्लाह बख्श जमाली का। सिंध के असल मालिक वो हारी हैं जिनके मुतालिक सोचने की तुमने आज तक जरूरत ही नहीं समझी होगी। सीता ने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। नादिर ने बशाशत से नारा लगाया। इरफान खुश हुआ कि वो अपने जज्बाती मूड पर काबू पाकर दोबारा नॉर्मल हो रही थी, यानी सियासी बहसें करने के लिए तैयार थी। भावलपुर में पंजनद के जंगल के ऊंचे गर्द आलूद दरख्त और 5 दरियाओं के संगम पर बरसती हुई चांदनी बहुत खुशगवार थी। वहां से आगे बढ़े तो चांदनी और ज्यादा तेज हो गई। रोशनी में चमकती हुई सीधी सड़क पर कार छोड़कर इरफान ने सीता से कहा, सहरा की खुनक, अजीब चांदनी रात, अब मैं क्या कर सकता हूं? अगर मुझे अख्तर शीरानी के शेर याद आ रहे हैं। हम स्कूल की किताबों में पढ़ा करते थे, सुबह बनारस, शाम अवध, शब मालवा। सुबह बनारस और शाम अवध तो समझ में आ जाती है, मगर यह पल्ले नहीं पड़ता था कि रेगिस्तान की रात में सिवाय खाक धूल के क्या रखा होगा। अब यहां आकर मालूम हुआ तुमने बनारस की सुबह और अवध की शाम देख ली। जी हां, चांदनी में उसके हाथ का कंगन तेजी से जगमगा उठा। वो कुछ देर से चुपकी बैठी उसे कलाई में घुमा रही थी। बड़ा खूबसूरत कंगन है, अतालवी है ना? इरफान ने दरियाफ्त किया। जी हां, नेपल्स में खरीदा था। जी नहीं, कनाडा में। कनाडा? दुनिया में और भी हजारों मुल्क हैं।
ये तुमको कनाडा जाने की क्या सूझी थी? मेरे मामा वहाँ तिजारत करते थे। पार्टीशन के बाद उन्होंने दादी को लिखा कि आपकी माली हालत अब ऐसी नहीं कि सीता को आला तालीम दिलवा सकें, उसे मेरे पास भेज दीजिए। तुमको बेहद खुशी हुई होगी। जाहिर है एक 21 साला बेइंतहा हिस्सास लड़की जो शरणार्थी कैंपों में घूमने के बाद करोल बाग के एक छोटे से मकान में रहती थी, करोल बाग के एक छोटे से मकान में रहती हो और बस में बैठकर दूर कॉलेज पढ़ने जाती हो, अचानक उसे ये बताया जाए कि उसे कनाडा या अमेरिका भेजा जा रहा है, तो ये बिल्कुल परियों की कहानियों ऐसी बात थी। मामा की कोई औलाद नहीं थी। वो और मामी 20-25 साल से अमेरिका में रह रहे थे। उनका कारोबार काफ़ी फैला हुआ था और साल में 6 महीने न्यूयॉर्क में रहते थे। उन्होंने हवाई जहाज़ का टिकट खरीद कर भेज दिया और कोलंबिया में मेरा दाखिला करा दिया। वहीं जाकर तुम सुर्खों की संगत में पड़ गई। वो हंसी। सुर्खों की संगत में तो मैं दिल्ली में पड़ गई थी। मेरे एक कजिन जो लाहौर से शरणार्थी बनकर आए थे, उर्दू के अफसाना निगार थे, श्याम नारायण अरोरा। आपने उनके अफसाने जरूर पढ़े होंगे। वो बड़े सख्त रेड थे। उनके घर पर हफ्तावार अदबी मीटिंग होती थी और फसादों पर अफसाने पढ़े जाते थे। फिर क्या? न्यूयॉर्क में क्या हुआ? वो चुप हो गई। वो उससे जो बात पूछना चाहता था उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आप शायद जमील के मुतालिक पूछना चाहते हैं। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने फरमा बरदारी से खुद ही कहना शुरू कर दिया, गो अपने उस्ताद के सामने बैठी हो। जमील से मैं एक सुर्खों के जलसे में मिली थी। उस जमाने में मिखार्थीज़म अभी शुरू नहीं हुई थी और ग्रीनिच विलेज में काफ़ी लेफ्ट विंग ग्रुप थे जिनमें ज़्यादातर यहूदी नीग्रो और थोड़े से हिंदुस्तानी शामिल थे। जमील वहाँ उसी साल UNO में मुलाजिम होकर इंडिया से आए थे। फिर क्या? बहुत खूब। मानता हूं कि तुम भी अहले ज़बान कहलाने की मुस्तहिक हो गई हो। एक फैजाबाद वाले से ब्याह जो किया था, इतनी उर्दू भी ना सीखी जाती। जमील से मिलने के बाद मैंने उर्दू में दिलचस्पी लेना शुरू की क्योंकि वो लिटरेचर के बहुत शायक थे और उनसे बातें करने के लिए मेरे लिए लाजिम था कि मैं खुद को उनका हम मजाक बनाऊं और वही बातें सोचूं और करूं जो उनको पसंद थी। बाज़ दफ़ा बेसाख्ता अवधी में मुझसे बात करने लगते। जब मैं उनकी देहाती ज़बान का मजाक उड़ाती तो फ़खरिया कहते, जनाब मैं और मेरे घर वाले वो ज़बान बोलते हैं जिसमें तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी। शादी से पहले मैं रोज़ शाम को कैंपस से सीधी जमील के अपार्टमेंट पर जाती, जहाँ एक सरदार जी उनके बहुत गहरे दोस्त थे, बाकायदा मुझे उर्दू पढ़ाते थे। मगर उन सरदार जी को अफसाना लिखने की झक थी, लिहाजा मुझे पहले घंटा भर बैठकर उनके ताज़ा अफसाने सुनने पड़ते। कमरे में टहल टहल कर वो कहा करते, बहुत जल्द कृष्णचंद्र
और राजेंद्र सिंह बेदी को डाउन करने वाले हैं। पता नहीं बेचारे अब कहाँ हैं। उर्दू मुझे बहुत आसानी से आ गई क्योंकि उसका और सिंधी का स्क्रिप्ट एक ही है। मुझे याद है जमील ने शादी के 2 साल बाद अपनी बहन को लिखा था कि मेरी बीवी उर्दू में ऐसी ताक हो गई है कि तुम लोगों को ताक पर रख दे। आपको मालूम है मैं बहुत कमीनी हूं। अच्छा, वो किस तरह बताओ। जमील से जब मैं पहली बार मिली तो उनके और मेरे एक मुश्तरका दोस्त ने बताया कि ये फरखंदाबाजी के कज़िन हैं। ये मालूम करके मैं उनसे और ज़्यादा खुसूसियत से मिली, वरना शायद शुरू में उनको स्नब कर देती। अच्छा, आप शुरू में लोगों को स्नब भी कर देती हैं। डू शट अप, बात तो सुनिए। लेकिन मैंने उन पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं फरखंदाबाजी या बिल्किस को इतनी अच्छी तरह जानती हूं। क्यों? उन्होंने मुझे शुरू ही में बता दिया था कि उनकी मंगनी कुनबे ही में एक कजिन से हो चुकी है जो शायद बिल्किस की चचाजाद बहन और एक रिश्ते से जमील की भांजी होती थी। आप मुसलमानों में इस किस्म का घपला बहुत चलता है। खैर, तो अगर मैं उनको ये बतला देती कि मैं फरखंदाबाजी को जानती हूं तो वो फौरन दिल्ली खत लिखते कि सीता मीरचंदानी से शादी कर रहे हैं, और इस इत्तला पर फरखंदाबाजी और बिल्किस मुझे कितना कमीना और जलील समझती। एहसान फरामोशी की भी एक हद होती है। ये दोनों दिल्ली में मेरा कितना ख्याल करती थी, और अब मैं उनकी एक बहन के मंगेतर को फांस रही थी। अपने लिए ऐसे लच्चर अल्फाज मत इस्तेमाल करो। नहीं, बिल्कुल ठीक तो कहती हूं। सब लड़कियां किसी ना किसी तरीके से मर्दों को फांसती हैं, खाली उनके मोडस ऑपरेंडी मुख्तलिफ होते हैं, और आप अहमकों ने उसका नाम मोहब्बत वगैरह रख छोड़ा है। हर लड़की का जिंदगी में सिर्फ एक मकसद है और सिर्फ एक तमन्ना होती है कि वो किसी ना किसी बेवकूफ़ को फांस कर उससे शादी कर ले। बाकी सब बकवास है। माशाअल्लाह, आपके गूनागू फलसफे काबिल दाद हैं। तस्लीम। हवा से उड़ते हुए बालों को पेशानी पर से हटाने के बाद उसने आंखें बंद कर ली। जमील से जिस रोज मैं पहली बार मिली थी, उस रोज रात को अपने हॉस्टल पर वापस आकर मैंने अपनी रूममेट ग्रेस से कहा था, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब तक मैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका थी, अब एक औरत हूं। शादी से पहले मैं जमील से जरा सी बात में खफा हो जाया करती थी और बहुत जल्द बन भी जाती थी। तो एक दफा उन्होंने कहा, तुम कभी शेरनी की तरह बिफर जाती हो, कभी बिल्ली के बच्चे की तरह खुर करती हो। और मैंने फौरन कहा था, लाहौल वाला। सबसे पहले मैं उनसे यही फिक्रा सीखी थी, और इसमें लाहौल की क्या बात है। उन्होंने कहा था, के मैंने मुंह बनाया, जिसपे वो कहने लगे, तुम उस मादे से बनी हो जिससे ओल्ड मेड्स तख्लीक की जाती हैं। शादी के बाद जब मैं खफा होकर कमरा अंदर से बंद कर लेती तो वो हंसकर कहते, लो भाई,
हमारी सीता तो अटवाटी खटवाटी लेकर कोप भवन में जा लेटी। जमील अल्फाज के बादशाह थे। कई संगे मील बराबर से गुजर गए। फिर इरफान ने बहुत देर बाद पूछा, शादी कैसे हुई? एक रोज हम लोग कहीं से वापस आ रहे थे। रास्ते में सबवे के एक स्टेशन पर उतरते हुए जमील ने कहा, सबवे में? जी हां। शाम के 5 बजे के भीड़ भड़के में, जो कि बड़ी सख्त गैर रोमांटिक बात थी। बिल्कुल। मगर जमील को हम्बक से चिढ़ थी। मैं चूंकि प्लेटफॉर्म पर हुजूम के धक्के से आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए उन्हें काफी जोर से चिल्लाना पड़ा। और जब मैं दूसरी ट्रेन पर चढ़ रही थी तो उन्होंने पीछे से पीछे दौड़ते हुए कहा था, सीता मुझसे शादी करोगी? जवाब दो जल्दी, वक्त बहुत कम है। उन्होंने इस तरह घड़ी देखी थी जैसे 1-2 मिनट की देर से बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और मैंने उस रश में दरवाजे में चढ़ते हुए पलट का जवाब दिया था, हाँ। फिर मैंने मामा को नहीं बताया। अगले हफ्ते एक हिंदुस्तानी दोस्त के घर पर हमारी शादी हुई। खूब तस्वीरें खींची जो शाम के अखबारों में छपी, ब्यूटीफुल इंडियन ब्राइड वगैरह। दोस्तों ने खूब खुशियां मनाई। मामा को मैंने दहशत के मारे नहीं बताया, हालांकि मैं उस वक्त 24 साल की हो चुकी थी। मामा को अखबार के जरिए ही मालूम हुआ और उनको सदमे के मारे दिल का दौरा पड़ गया। मरते मरते बचे। उन्हें मुझसे बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने मुझे बेटी बनाया था। जमील उनसे मिलने के लिए उनके दफ्तर गए तो वो उनसे मिले भी नहीं। मामी हालांकि पुरानी किस्म की हैं, मगर मामा से ज्यादा समझदार हैं। मेरा ख्याल है औरतों में कॉमन सेंस ज्यादा होता है। फिर 20 बरस अमेरिका में रहकर वो जरा रोशन ख्याल भी हो गई थी। मामा बहुत पूजा पाठ करते थे। मामी जमील से एक ड्रग स्टोर में आकर मिली। उन्हें बहुत पसंद किया। जमील में यही तो एक बात थी, औरतों का दिल पल की पल में मोह लेते थे। फिर मामी ने मेरी मम्मी को खत लिखा, सीता ने ब्याह कर लिया है, लड़का अपनी जात बिरादरी का नहीं है, नाम जमील है। बाद में मामी मुझसे हंसकर कहती थी, जमील और जयमल में क्या फर्क है? महज नुक्तों ही का तो फर्क है। चंद रोज बाद उन्होंने मम्मी को भी राज में शरीक कर लिया। वो भी इस नुक्तों के फर्क वाली थ्योरी को मान गई। डैडी से उन्होंने यही कहा कि लड़का है तो हिंदू, मगर बहुत आज़ाद ख्याल है, किसी मजहब को नहीं मानता। आजकल कौन हिंदू लड़का मजहब को मानता है? डैडी की समझ में यह बात आ गई, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे घर में भी दिल्ली आने के बाद श्याम भाई साहब की वजह से तरक्की पसंदी की चर्चा रहने लगी थी। यहां तुमने साबित कर दिया कि अभी पूरी तरह उर्दू वाली नहीं बनी। चर्चा उर्दू में मुज़क्कर है। ओह सॉरी, चर्चा रहने लगा था। उसने एक एक लफ्ज अलग अलग अदा किया। चंद महीने बाद मैंने और जमील ने इकट्ठे
डैडी को खत लिखा और सारी बात बता दी। डैडी ने लिखा, मैं तुमसे खफा ज़रूर हूँ, लेकिन अगर तुम खुश हो तो ठीक है। जमील को उन्होंने लिखा, वही जो सब बेटियों के बाप अपने दामादों से कहते हैं, मेरी नाजों की पाली लड़की है, उसका दिल कभी मत दुखाना। फिर वो खुद ही हंसी। बेचारे डैडी बेहद लिटरेरी आदमी है। उन्होंने जमील को खत में रामायण कोट की थी। जिस तरह हिमालय ने गिरिजा महेश को, समुद्र ने लक्ष्मी हरि को सौंपी थी, उसी तरह जनक ने सीता राम को सौंपी। और इसी तरह बेटे, हम अपनी सीता तुम्हें सौंपते हैं। जमील खुद तुलसीदास के हम वतन ठहरे। ये पढ़कर फड़क उठे। आमिर लोग तो काफ़ी आज़ाद ख्याल होते हैं, मगर मम्मी ने अपने मैके वालों से जो कट्टर आर्य समाजी हैं, ये खबर आज तक छुपाए रखी कि मैंने एक मुसलमान से शादी कर ली है। वो अब तक यही समझते हैं कि लड़का यूपी का हिंदू है, जयमल उसका नाम है। अब राहुल पैदा हुआ तो मम्मी डैडी सभी बहुत खुश हुए, और इस बात से ज़्यादा खुश थे कि जमील इतने आज़ाद ख्याल हैं कि उन्होंने अपने बेटे का हिंदू नाम रखने में कोई हर्ज न समझा। 2 साल बाद जमील को 3 महीने की फरलॉ मिली तो हम लोग दिल्ली आए। फरखंदाबाजी, बिल्किस वगैरह मुझसे इतनी मोहब्बत से मिली कि मैं शर्मिंदा हो गई। मम्मी ने अपने मैके वालों को पहले ही समझा दिया था कि लड़का लखनऊ का बाशिंदा है, इसीलिए इतनी अच्छी उर्दू बोलता है और बात बात पर लाहौल कहता है और खुदा की कसम खाता है। हम शरणार्थी लोग यूपी वालों से पहले ही नाखुश थे, इसलिए ख़ानदान वाले उसूलन इस बात पर खफा रहे कि लड़की गैर संधियों में क्यों गई। दिल्ली हम चंद रोज़ ही ठहरे, फिर चांदपुर और तुलसीपुर चले गए। मैंने फैज़ाबाद और लखनऊ देखा, कश्मीर की सैर की, उसके बाद वापस अमेरिका। उसी साल एक लड़के का कलकत्ते से एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क आना हुआ। उसका बहुत लंबा चौड़ा नाम था, अबुल फसाहत कमरुल इस्लाम चौधरी। कमरुल इस्लाम चौधरी अंग्रेजी शायर जो आजकल हिंदुस्तान का टी.एस. इलियट कहला रहा है। जी हाँ, वही। उस वक्त तो बिल्कुल मशहूर नहीं हुआ था और अदाकारी के मैदान में किस्मत आजमाई कर रहा था। कई तरक्की पसंद बंगाली फिल्मों में काम कर चुका था और अंग्रेजी में नज़में बहुत अच्छी लिख रहा था। वो भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गया। जब से लंदन में उसकी किताब छपी है, मैंने सुना है वो एंग्री यंग मैन बन गया है। उसके बाद अब तो लगता है जैसे कहानी लिखने बैठे हैं। फजूल की बात मत करो, आगे सुनाओ। उस जमाने में, खैर छोड़िए, अब उसके जिक्र का क्या फायदा। नहीं, जरूर बताओ, मुझसे कोई बात छुपाओ नहीं। आप मेरा साइकोलॉजिकल इलाज कर रहे हैं, कहीं इस ख्याल में ना रहिएगा, लाहौल वाला कुवत। अच्छा खैर, फिर वही हुआ, न जाने क्या हुआ।
मैं यूनिवर्सिटी में अपने काम में मसरूफ थी। घर वापस आकर राहुल की देखभाल करती, खाना बनाती। दोस्तों का हल्का भी वही था, सारी बातें पुरानी जैसी थी। मगर जाने क्यों जमील आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शनरी बनते गए। खैर मैं उसको बर्दाश्त कर लेती, मगर उन्होंने शराब हद से ज़्यादा पीना शुरू कर दी। जब वो रात गए शराब खानों से लौटते और खाना बना के उनके इंतजार में राह देखा करती, उस वक्त कमर मेरे पास बैठा रहता और तुमसे हमदर्दी करता। ये हमदर्दी का रैकेट भी खूब होता है। आप खुद इस वक्त उस रैकेट में शामिल नहीं हैं। इरफान ने गुस्से से उसे देखा। अल्लाह की कसम, तुम बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो। किस्सा सुनाओ। जाइए, नहीं सुनाते। अच्छा खैर, उसने संजीदगी से बात जारी रखी। नहीं, हमदर्दी की बात नहीं इरफान, बस जाने क्या हुआ। इंसान वाक़यात और वक्त के धारे में बहता चला जाता है और उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। असल में मेरी और कमर की दोस्ती इस तरह शुरू हुई कि एक रोज़ कैंपस पर कमर ने मुझसे कहा कि मैं शाम को उसके अपार्टमेंट पर आऊं। उसकी एक दोस्त जो कॉलेज में एलोक्यूशन सिखाती है, उससे मिलने आ रही है। मैं उससे मुलाकात करके बहुत खुश रहूंगी। मेरे और जमील के औकात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो खाना UNOE में खाते थे और अक्सर शाम को घर आए बगैर वहीं से दोस्तों के साथ शराब खाने चले जाते थे। जमील दूसरी औरतों से फ्लर्ट नहीं करते थे। इस बात का मुझे आज तक विश्वास है। वो मुझसे हमेशा वफादार रहे, मगर इसके बावजूद ना जाने क्या हुआ। हालांकि आमतौर पर घर दूसरी औरतों की वजह से बर्बाद होता है या दूसरे मर्दों की वजह से। जी हाँ, बहरहाल हम दोनों को एक दूसरे पर इतना मुकम्मल एतमाद था कि उसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश का सवाल ही पैदा ना होता था। उसका गला रुंध गया। सिगरेट लो। शुक्रिया। उसने सिगरेट जला लिया। मैं सिगरेट महज इसलिए नहीं पीती कि ये औरत की समाजी और इक़्तिसादी आज़ादी और मर्दों से हमसरी का सिंबल है। बस अमेरिका में कॉलेज में दाखिल होते ही इसकी आदत पड़ गई थी। आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं, कार की रफ्तार एकदम तेज हो गई। उसके सिगरेट पीने या ना पीने पर मैं एतराज़ करने वाला कौन? उसने मुझसे ये सवाल क्यों किया? हम क्या कह रहे थे? ओह माफ़ कीजिएगा। इतने बरस जमील के साथ रहकर मुझे मुस्तकिल मैं के बजाय हम कहने की आदत पड़ गई थी। आप अवध वाले हम बोलते हैं ना। मैं बहुत एहतियात से तुम कहती थी और हमारे के यहाँ और बहुत के बजाय बहुत जमील के लहजे में उर्दू बोलने की नकल करती थी। नमस्ते कहना छोड़कर बाकायदा आदाब अर्ज़ करती थी। जिस लगन से मैंने अपने आप को जमील के कल्चर में ढालने की कोशिश की, बहुत कम किसी लड़की ने अपने पति के लिए इतना कुछ किया होगा। मैं इसीलिए शराब भी ज़्यादा पीनी शुरू कर दी ताकि शाम को उनके साथ साथ रह सकूं। मगर जब मैं उनके साथ बार में जाती तो वो खफा हो जाते कि क्यों हर वक्त साए की तरह मेरे साथ लगी रहती हो। तुलसीपुर जब हम गए, मुहर्रम का ज़माना आ गया। जमील के घर पर बड़े ज़ोर का मुहर्रम होता था। मैं भी काली साड़ी पहनकर
खूब अपनी सास नंदों के साथ मजलिसों में शामिल होती। हालांकि मैं हर मजहब को लायानी समझती हूँ। जब मुझे इस्लामी से कोई दिलचस्पी नहीं तो शिया सुन्नी किस्से से क्या मतलब होता। मगर जमील शिया घराने के फर्द थे, लिहाजा मुझे सारी दुनिया के शिया बहुत अच्छे लगने लगे। किसी अक्लमंद आदमी ने बहुत ठीक कहा है, औरतें बेहद बोगस होती हैं। बात तो ठीक है। वो फिर सोच में डूब गई। अब क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मुझे वो तुलसीपुर का मुहर्रम याद आ गया। कैसा ख्वाब का ऐसा वक्त गुजरा था। और वहां मैंने एक बहुत और अजीब बात देखी। वहां मजलिसों में अक्सर पंजाबी और सिंधी शरणार्थी औरतें भी शरीक होती थीं। फरखंदा बाजी ने बताया कि तकरीबन सारी यूपी स्टेट में यही हो रहा है आजकल। देखिए कल्चर पैटर्न किस तरह बदलते हैं। तुलसीपुर में उन सैयदों के घर खाली थे जो पाकिस्तान चले गए, मगर कोई शरणार्थी उनमें नहीं रहता कि सैयदों के घरों की बेअदबी होगी। इस तरह सिंध और पंजाब में सैयदों की बेहद बेइज्जती की जाती थी ना। या अल्लाह जी, मालूमात का समुंदर है कि ठाठे मार रहे हैं। आप बात तो करने नहीं देते। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि जमील गरीब भी दिल में क्या कहता होगा। लड़की क्या पूरी लाइब्रेरी से शादी कर ली। वेरी फनी। हाँ। किस्सा जारी रहे। तो शाम को मैं कमर के यहाँ पहुंची। उसके कमरे में सब बोहेमियन जमा थे। इरफान, उस लड़की जेनिफर को देखकर मेरी तो सिट्टी गुम हो गई। और जब कमर ने सबसे उसे अपनी मंगेतर कहकर उसका तारुफ करवाया तो हम लोग भौंचक के रह गए। मगर हम सब इंटेलेक्चुअल थे और इंटेलेक्चुअल लोग दुनिया से अनोखी निराली बातें करना अपना फर्ज समझते हैं। जेनिफर इतनी इंतहा से ज्यादा मोटी और बेहंगम थी और कमर काफी हैंडसम लड़का। हाँ, मैंने इंडियन हाई कमीशन में उसका एक फिल्म देखा है ना हैंडसम। और जेनिफर क्रेन खौफनाक हद तक मोटी थी, मगर उसकी शक्ल बहुत प्यारी थी, इसलिए और ज़्यादा बेतुकी मालूम होती। ऐसा लगता जैसे किसी बड़े से ग्लेशियर के पीछे से सर निकाले जलपरी झांक रही हो। ये कमर को बोस्टन की किसी थिएटर वर्कशॉप में मिली थी। फिर उसके पीछे पीछे न्यूयॉर्क आ गई। एक्टिंग की बड़ी काबिल उस्ताद समझी जाती थी। उसकी नज़में न्यू वर्ल्ड राइटिंग और हडसन रिव्यू में छपती थीं। इस चीज़ का हम सब पर बड़ा रोक पड़ा। वो और जेनिफर ऐसा अजीब जोड़ा मालूम हुआ कि हम सब बेख्तियार हंस पड़े और बहुत खुशियां मनाई गईं। शराब के दौर चले। जेनिफर चूंकि खुद बोहेमियन थी, इसलिए अपने मोटापे का खुद मजाक उड़ाती थी। सबको सामने बिठाकर अपनी नफ्सियाती उलझनों का तज्जिया करती थी और कमर से मुसिर थी कि वो उसके सामने किसी और लड़की पर आशिक हो जाए ताकि वो हसद और ट्रेजेडी के जज्बात का तज्जिया करके बेहतर नज़म लिख सके। कमर ने उससे शादी तो नहीं की, मगर वो कमरी के अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गई। हम लोगों ने इस बात का नोटिस नहीं लिया क्योंकि आपको मालूम है कि ये ओल्ड मोरालिटी के, हाँ मालूम है। किस्सा मुख्तसर करो। साल भर बाद कमर कलकत्ते वापस चला गया। चंद रोज बाद वो भी इंडिया गई और वहां पहुंचकर उसने सचमुच कमर से शादी कर ली। मगर उसके बाद आप बोर तो नहीं हो रहे?
मैं बेवकूफ़ी के सवालों का जवाब नहीं दिया करता, कहानी सुनाए जाओ। मगर ये तो बहुत लंबी कहानी है। नादिर ने बराबर आकर जोर से हॉर्न बजाया। वो मुल्तान पहुंच चुके थे। मुल्तान शहर में दाखिल होते हुए नादिर ने जोर से नारा लगाया, और दीवान शरर मुल्तानी, मूछ सफ़ेद और मुंह पे जवानी। और दीवान, किस कदर बेतुके हैं आप वल्लाह। इरफान ने खिड़की में से सर निकालकर दाद दी। आगे इरशाद हो, आगे याद नहीं, नादिर ने हंसते हुए जवाब दिया। वो सर्किट हाउस पहुंच गए। कार से उतरते हुए नादिर ने बात जारी रखी। कमाल है, इस वक्त मैं सोच रहा हूं कि बचपन की बात बातें जहन पर किस बुरी तरह नक्श हो जाती हैं। इरफान भाई, आप कुछ रोशनी डालिए। आप तो बड़े भारी माहिर नफ्सियात हैं। वाकई, सीता ने खुश दिली से मुंह बनाकर कहा। जब ही ये रास्ते भर मुझसे मेरे बचपन की बातें पूछ रहे थे। मैंने बचपन में नरंगे ख्याल में एक नज़्म पढ़ी थी जो देविका रानी के अंग्रेजी फिल्म कर्मा के मुतालिक किसी ने लिखी थी। बेहद पुरलुत्फ, अकबर के दहली दरबार की किस्म की। उसका बस एक ही शेर याद रह गया। कुछ और भी था। बिल्किस याद है? नादिर ने पूछा। जमील भैया को सारी नज़्म अजबर थी। उनको तो हजारों शेर नोके ज़बान पर रहते हैं। फिर वो सीता की तरफ देखकर अचानक चुप हो गई। नादिर ने हड़बड़ाकर मौके को संभालना चाहा। और दीवान शरर मुल्तानी, उसने बेवकूफ़ों की तरह अलापना शुरू किया। वो सब बरामदे में दाखिल हुए। कुछ और चंडू खाने के शेर सुनाओ भाभीजान। नादिर ने घबराते हुए सरगर्मी से पूछा। जरूर सुनाओ। सीता ने मादिराना शफकत से उसे देखा। बेचारा मेरा देवर। बिल्किस, नेशनल एंथम शुरू करो, नादिर ने पुकारा। कहा मजनू से ये लैला की माँ ने। बिल्किस ने बालों से गर्द झाड़ते हुए उसी तुनदही से दरियाफ्त किया। फिर उसने मुस्तैदी से गाना शुरू किया। कहा मजनू से ये लैला की माँ ने। क्या कहा? नादिर ने कव्वालों के अंदाज में पूछा। कि बेटा अगर तू कर ले एमए पास। बिल्किस ने तान लगाई। आराम कुर्सी पर बैठते हुए इरफान ने सीता से कहा। अब मुल्तान की हिस्ट्री शुरू हो जाए। शट अप। अजी कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई। बिल्किस जोशो खरोश से गाई जा रही थी। यही ठहरी जो शर्ते वस्ले लैला तो इस्तीफा। अजी तो इस्तीफा। इटैची कैस मेज पर पटकते हुए नादिर ने गर्दन हिलाकर नेशनल एंथम के टेप का बंद उठाया। अल्लाह अगर तौफीक ना दे तो इंसान के बस का। ऐ है वाह, फैज़ान मोहब्बत आम सही। इरफान मोहब्बत इरफान। तो इस टेस्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है। इससे आगे कल सुनाऊंगा जो 7वीं किस्त होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।